स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन के डेरिवेशन के साथ। सो लॉज ऑफ मोशन में पहला डेरिवेशन जो है आपका वो है कनेक्टेड मोशन का। सो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ टू मासेस अलोंग ए पुली, जैसे ये डायग्राम के साथ। अब ये एक पुली है, पुली हम लोग मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेंगे और इसमें दो मासेस है, ये मान लेते हैं M2 है, M2 हैवियर ले लेते हैं, ये M1। तो एक तो आपसे इस तरीके से पूछा सकता है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन कनेक्टेड मोशन, या ये पूरा कहानी बोला जा सकता है टू मासेस M2 एंड M1 इज हैंगिंग अराउंड ए पुली, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो सिंपल सा फंडा इसमें क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाना है। सबसे पहले तो आप लिखोगे कंसीडर वगैरह वाला पार्ट, मैंने बोला है डेरिवेशन में तीन चीजें हैं, कहानियां हैं, डेरिवेशन है, देन मैथमेटिकल पार्ट है। तो इसमें कहानियां क्या आ जाएगा, कंसीडर टू मासेस M2 एंड M1 हैंगिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। मान लेते हैं लेट M2 इज हैवियर देन M1, मान लेते हैं M2 जो है वो M1 से हैवी है, और M2 M1 से हैवी है तो किधर की ओर सिस्टम मूव करेगा, ये M2 नीचे की ओर जाएगा और M1 ऊपर की ओर जाएगा। M2 इधर नीचे की ओर गया और M1 ऊपर की ओर गया। आपको पता है जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द मास काम करता है, और टेंशन एक स्ट्रिंग में जो है वो सेम होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। पुली के दोनों साइड टेंशन सेम होता है, प्रोवाइडेड पुली शुड बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पूरे लॉज ऑफ मोशन में आपका पुली जो है वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस रहेगा। रोटेशनल में वेरी कर सकता है, बट यहाँ पे पुली आपका मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस रहेगा। मतलब जो टेंशन यहाँ पे है वही टेंशन यहाँ पे होगा, और टेंशन अवे फ्रॉम द मास। तो M2 का FBD मैं बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ M2। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बॉडी को फ्री कर दो और उस पर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं अलोंग विथ डायरेक्शन दिखाओ। तो M2 पे देखिए, M2 पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये आपका M2 हो गया। एक टेंशन ऊपर की ओर काम कर रहा है और एक आपका M2G नीचे की ओर काम कर रहा है, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो आपका M2 है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स बड़ा है तभी ये नीचे की ओर जा रहा है। यानी जो इक्वेशन बनेगा आपका नेट फोर्स M2G माइनस T, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, नेट फोर्स हो गया। और इस नेट फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आ रही है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो आपका M2A हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम M1 का FBD देखते हैं, FBD ऑफ M1, यहां पे मैं बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो M1 की अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो ये रहा हमारा M1। इस पे आपका दो फोर्सेस काम कर रहा है, एक टेंशन ऊपर की ओर और एक M1G नीचे की ओर, जैसे आपका M2 पे काम करता था। बस डिफरेंस ये है कि M2 आपका नीचे की ओर मूव कर रहा था A एक्सीलरेशन से, सेम A एक्सीलरेशन से ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इसका जो इक्वेशन होगा आपका वो क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब ऊपर का फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए दो इक्वेशन को ऐड कीजिए, टेंशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है, आपके पास दो वेरिएबल है T और A, और आपके पास दो इक्वेशन है, तो अगर आप ऐड करते हो तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। और अगर आप डिवाइड करते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइड बाई 1 जो भी करना है, तो उस केस में आपका A कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल T बचेगा। आप सॉल्व करो, T निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन। आप 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करोगे, यानी एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 आप लिखोगे एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो क्या होगा, M2G माइनस T प्लस M1G सॉरी प्लस T माइनस M1G इज इक्वल टू M2A प्लस M1A।
इसमें से आपका टी कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू ए, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 जो भी अच्छा लगे आप लिख दो, इंटू जी। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। टेंशन निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ टेंशन क्या करेंगे, हमें ए को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। वन डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा आपके पास m2g माइनस टी बाई टी माइनस m1g, m2 बाई m1। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा m1 m2g माइनस m1t इज इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g। इसमें t वाला टर्म एक साइड, m1 m2g वाला टर्म एक साइड लेकर सॉल्व करते हो तो आपके पास टेंशन का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। तो ये आपका कनेक्टेड मोशन का डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला डेरिवेशन है आपका जो नया डेरिवेशन है आपका वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम P m इंटू वी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो सिंपल सा स्टेटमेंट होगा इसका। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एज पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू, या F एक्सटर्नल जो भी लेना आपको, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए बोला जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स जीरो एज, या एज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब F एक्सटर्नल इज जीरो, तो क्या होगा? dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का है डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो dp बाई dt जीरो है, इसका मतलब p जो है आपका वो कांस्टेंट है, और मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। ये बात आप लिख सकते हो, मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला डेरिवेशन आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू ma। ये प्रूफ करते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा नहीं कहता है F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने डेराइव किया है F इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहां से हमने F इक्वल टू ma डेराइव किया है, सेकंड लॉ से डेराइव किया गया है। कैसे डेराइव किया गया है समझिएगा। एज F इज इक्वल टू dp बाई dt एंड बाई न्यूटन सेकंड लॉ एंड P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो P की जगह हम पुट कर देंगे m इंटू वी, तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू d बाई डी टी m इंटू वी। m कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी a होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये प्रूफ हो गया। सो ये दोनों डेरिवेशन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन होगा हमारा व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, इसकी रेटिंग 2 स्टार या 3 स्टार दिलवाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आपका, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहले मोशन के बारे में गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने दिया था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी का वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। जैसे अगर गाड़ी सडन स्टार्ट होती है तो आप पीछे की ओर गिरते हो इनर्शिया का कारण। अगर गाड़ी सडन मूव करती हुई गाड़ी सडन रुकती है तो आप आगे की ओर गिरते हो इनर्शिया के कारण। तो इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इनर्शिया इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body opposes any change in its initial state of rest or motion। इनर्शिया बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी किसी भी इनिशियल चेंज को अपोज करता है। ठीक है, दिस इज द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ ऐसा ही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और एक बॉडी अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो क्या हम ये कहें कि न्यूटन ने गैलीलियो का कॉपी करके दे दिया? ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर गैलीलियो ने गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं दिया होता, गैलीलियो ने पहले दिया था, अगर नहीं दिया होता तभी भी न्यूटन ये फर्स्ट लॉ दे सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं? न्यूटन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। न्यूटन एक ग्रेट फिजिसिस्ट के साथ साथ एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने जो न्यूटन लॉज है वो मैथमेटिकली दिया था, जो सेकंड लॉ है वो मैथमेटिकल लॉ है। सेकंड लॉ से हम आराम से फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं और आराम से थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो न्यूटन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं। अगर गैलीलियो ने नहीं भी दिया होता तब भी न्यूटन इजीली डिराइव करके न्यूटन फर्स्ट लॉ दे देते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ दे देते, जो कि उन्होंने थर्ड लॉ तो दिया ही, फर्स्ट लॉ इजीली दे देते और उन्होंने वहीं से डिराइव करके दिया। बाद में देखा गया कि गैलीलियो ने भी ऐसा दिया था। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो पहले आंसर में आप क्या लिखोगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। व्हाई इट इज रियल लॉ ऑफ मोशन? क्योंकि इससे आप, बिकॉज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ। अब कैसे फर्स्ट लॉ डिराइव किया जा सकता है? ऑल्सो थर्ड लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकंड लॉ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे सेकंड फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, एज पर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ देखिए क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और वहां से हमने अभी भी डिराइव किया एम ए। तो सेकंड लॉ दोनों चीजें कहता है। सेकंड लॉ बेसिकली कहा एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और वहां से हमने डिराइव कर लिया एफ इक्वल टू एम ए। तो हम बोल सकते हैं कि एज पर सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। बेसिकली इसने बोला डीपी बाई डी टी, वहां से हमने डिराइव कर लिया डीपी बाई डी टी इक्वल टू एम ए, तो हम लिख सकते हैं फाइनली एफ इक्वल टू एम ए। तो एज पर सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। नाउ व्हेन फोर्स इज जीरो, व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एम ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज मास तो जीरो हो नहीं सकता है, अगर कोई बॉडी है तो इट मस्ट हैव मास, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उसे रिटार्ड करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेशन लगाना होगा। रिटार्ड करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलरेट करने के लिए सेम डायरेक्शन में। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन पे मूव करेगा,
ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और यहाँ पे हम F को 0 कर दिए हैं, तो F 0 है तो बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिए, ठीक है। लिख सकते हैं एज F इक्वल टू ma when F इक्वल टू 0 ma इक्वल टू 0 यानी A इक्वल टू 0, दैट इज बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion, क्या बोलेंगे, in motion continue to be in motion इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था, लास्ट सर्कुलर मोशन में देखा था, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। बेसिकली वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। Unless an external force acts on it. External force acts on it. This is first law. ठीक है? So third law can be derived from second law. कैसे? देखिए, अगर एक बॉडी है m1, ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, कोलाइड करता है दूसरा बॉडी m2 जो कि v2 से मूव कर रहा है, ये दोनों कोलाइड करते हैं, ये कोलिजन में एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये इधर को फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसे हम बोलेंगे F12, और ये इधर करेगा, इसको बोलेंगे F21। ये इधर करेगा F12 और ये इधर करेगा F21। अब देखिए, इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे कंसीडर टू बॉडी ऑफ masses m1 and m2 moving with velocity v1 and v2 such that v1 is greater than v2, so they collide and on collision they exert force on each other. Now as external force is 0, external force 0 है, कोई external force नहीं काम कर रहा है, आपस में कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब this implies, जो मैंने कहानी बोला वो लिखना होगा। मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में कहानी को स्किप करूंगा क्योंकि जल्दी कराना है। तो आप लिखोगे इस चीज को, कंसीडर टू मासेस m1 and m2 मूविंग विथ वेलोसिटी v1 and v2 सच दैट v1 इज ग्रेटर देन v2 कोलाइड्स एंड ऑन कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। नाउ एज f एक्सटर्नल इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू 0, और अगर डेल्टा p 0 हुआ, इसका मतलब ये है कि डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा p मतलब नेट मोमेंटम मतलब दोनों का मोमेंटम। अगर नेट चेंज इन मोमेंटम 0 है मतलब डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 0 है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2। अब दोनों साइड को डिफरेंस डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप लिखोगे इस बात को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा p1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p2 बाय डेल्टा टी, यानी कि F12, ये F1 हो जाएगा, F1 कह लीजिए या F12 कह लीजिए, क्योंकि 1 पे फोर्स 2 लगा रहा है, इज इक्वल टू माइनस F21। तो फोर्स ऑन 1 and 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑन अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 पे 1 लगा रहा है, बस उनका डायरेक्शन अपोजिट है, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल है, माइनस साइन मतलब ऑपोजिट। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का एक ही सिग्निफिकेंस होता है, वो केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। तो दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
सो ये प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे देखिए अगला डेरिवेशन हमारे लिए है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड impulse J and change in momentum, sorry, and momentum बेसिकली मैंने सीधे अगला स्टेप लिख दिया था। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी J इज इक्वल टू P2 माइनस P1 या PF माइनस PI। प्रूव दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बहुत सिंपल सा है। देखिए इम्पल्स कैसे डिफाइन करते हैं। इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ऑन एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, यानी कि बाय डिफिनेशन जो इम्पल्स होता है वो होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन ले लेंगे एफ डी टी। ये ज़्यादा बेटर है एफ डी टी। अगर फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, हर जगह वैलिड है, तो जे इक्वल टू एफ डी टी करेक्ट डेफिनेशन। नाउ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सो जे इज इक्वल टू dp बाई dt, और ये लिमिट ले लीजिए इनिशियल से फाइनल। तो ये dp बाई dt का dt के टर्म में जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा dp बचेगा इधर, और ये बचेगा pi और pf। सो dp का क्या होगा, dx का x होता है तो dp का p हो जाएगा, यानी j इज इक्वल टू p, इधर इनिशियल और इधर फाइनल, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेशन कैसे करना है, और इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है ना। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए। x की पावर n dx जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। ये n के सारे वैल्यूज के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इक्वल टू माइनस 1। जब n माइनस 1 होता है यानी x की पावर माइनस 1 dx, तो उस केस में log e x हो जाता है, नेचुरल लॉग x। जहां कहीं आएगा तो वो एक बार फिर से बता दूंगा। यहाँ पे तो केवल dx का चाहिए, तो dx मतलब x की पावर 0 है, dx मतलब x की पावर 0 है, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी dx का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन जो है हमारा वो वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। देखिए रोड जो है वो लेवल नहीं होता है, बैंक्ड होता है बेसिकली। अगर लेवल रोड पे अगर कोई कार टर्न कर रहा है तो उस समय क्या वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कार टर्निंग ऑन ए लेवल रोड। तो ये आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये लेवल है और इस पे एक कार टर्न कर रही है। ये कार आपका एक लेवल रोड पे टर्न कर रही है। तो पहले तो आप कहानियां लिखोगे, कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r on which a car of mass m is moving with velocity v, on which a car of mass m is moving with velocity v. The coefficient of friction between the road and the tire is mu. तो देखिए क्या होगा इस केस में, कार का अगर मैं FBD बनाता हूं तो कार पे एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा। देखिए फोर्स होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिराइव भी किया।
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बिना कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता है। उसी तरीके से सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता है। अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स का सूडो फोर्स आपका होता है, रिएक्शन फोर्स, सूडो फोर्स जो भी कहना आपको, ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की ओर लगता है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, whereas on the other hand the particle experience an outward force called centrifugal force। तो जो कार है वो एक्सपीरियंस करेगा एक बाहर की फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स तो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स अलग अलग फोर्सेस सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभाते हैं। लाइक यहां पे अगर कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभा रहा है। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभाएगा। अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभाएगा। तो यहाँ पे खैर हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल निभा रहा है। कार पे एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और इधर फ्रिक्शन फोर्स। देखिए आप चाहते हो कि कार सर्कुलर पाथ में घूम जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ए लेवल्ड रोड इन सर्कुलर पाथ। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ए लेवल रोड इन सर्कुलर पाथ, ये हमारा डेरिवेशन है। तो कहानियां तो मैंने बता ही दी, आप लिखोगे कंसीडर अ कार ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी विथ मैक्सिमम वेलोसिटी v, ठीक है। लेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड बी म्यू। तो देखिए आप चाहते हो कार नहीं गिरे, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो एट मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा आपका, कार नहीं गिरेगा, कार नहीं गिरेगा, कार नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि mv²/r जो है, mv²/r जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा क्योंकि ये लेवल रोड है। लेवल रोड पे ये कार है आपका, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा। तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल म्यू इक्वल टू mg, म्यू mg। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा आपका v² इक्वल टू म्यू rg, यानी कि v इज इक्वल टू √ म्यू rg। सो ये आपका वेलोसिटी हो गया ऑन ए लेवल रोड। अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। आपका कौन सा डेरिवेशन है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ए बैंक्ड रोड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन ए बैंक्ड रोड। अगले लेक्चर को छोटा रखकर 10-15 मिनट का, उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं।